दोस्तों नमस्कार। वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। कंपटीशन एग्ज़ाम्स के प्रीवियस पेपर लेकर हम एक बार फिर उपस्थित हैं। साथियों, ये पेपर लखनऊ मेट्रो रेल का है, उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल भी बोल सकते हो। मेंटेनर इलेक्ट्रीशियन का पेपर है और 12 मई 2018 का पेपर है। आप सभी इसका बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे थे और कमेंट पे कमेंट आ रहे थे कि 2018 का पेपर सोल्व करवाइए। ये पेपर डालने का उद्देश्य ये है कि मैं भी इसी पेपर को सोल्व करने में लगा हुआ था और ये पेपर आप सब ने देखा होगा दोस्तों कि 75 में से 60 क्वेश्चन केवल और केवल न्यूमेरिकल है, और वो भी ऐसे न्यूमेरिकल है जिनको सॉल्यूशन के लिए काफ़ी वक्त की ज़रूरत होती है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, ऑनलाइन जब एग्ज़ाम होता है तो इतना वक्त होता नहीं है। पता नहीं एग्ज़ामिनर के दिमाग में क्या था, उसे एग्ज़ाम लेना था या बच्चों की जान लेनी थी, यही समझ में नहीं आया। दोस्तों, अपने इस पेपर को जितना समझ पाए हैं उसी के अनुसार सॉल्व करेंगे। अभी आज की इस वीडियो में अपने 20 क्वेश्चन इसके सॉल्व करेंगे, क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। बाकी जैसे ही क्वेश्चंस और सॉल्यूशन होगा तो तुरंत उसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड कर दिया जाएगा। कोशिश रहेगी 17 अप्रैल को जो एग्ज़ाम होना है उससे पहले आपको इसको वीडियो दे दिया जाएगा। क्वेश्चन पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड ज़रूर करना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, नेक्स्ट पार्ट जल्दी आप तक पहुंचा दिया जाएगा। सवाल देखिए आज का कि किसी भी हॉस्पिटल में अनिवार्य विद्युत प्रणाली जो होती है उसमें 2 अलग अलग प्रणालियां होनी चाहिए, वो कौन कौन सी है? सिंपल सी बात है, एक इमरजेंसी सिस्टम और एक इक्विपमेंट सिस्टम होना चाहिए। यानी वो पर्टिकुलर इक्विपमेंट काम कर रहा है, ठीक है, लेकिन अगर वो इक्विपमेंट काम ना करे तो फिर इमरजेंसी सिस्टम ऑन हो जाना चाहिए। 2 चीज़ें होती है, एक नॉर्मल सिस्टम जो इक्विपमेंट चल रहा था और दूसरा इमरजेंसी। फॉर एग्जांपल अपन बैकअप के तौर पर इन्वर्टर को ले सकते हैं, जब तक लाइट है तब तक लाइट चलती रहेगी, जैसे ही इमरजेंसी आई यानी लाइट ट्रिप हुआ, बंद हुआ, तो इन्वर्टर ऑन हो गया उस समय। ये कहलाता है इसका। एक सेकंड है, सर्ज टैंक किस पावर प्लांट का है? जल विद्युत उत्पादन का है। सर्ज टैंक बोलते हैं अपन इसको। ये पेन स्टॉक में हैमरिंग से बचाव करता है। सिंपल सा, ये ज़्यादा बड़ी चीज़ इसमें कुछ है नहीं। दोस्तों, न्यूमेरिकल स्टार्ट होता है यहाँ से। नंबर 1 सवाल, वैसे तीसरा सवाल है और ये भी काफ़ी अलग तरह का न्यूमेरिकल है। एक प्रश्न को हल करने के लिए आपको 4-4, 5-5 चीज़ें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। देखिए ज़रा, डीसी सीरीज मोटर 220 वोल्ट पर 40 एम्पियर का करंट और 800 आरपीएम पर चलती है। आर्मेचर और फील्ड का रेजिस्टेंस 0.2 ओम और 0.1 ओम है। आर्मेचर में विकसित टॉर्क की गणना करें। देखो दोस्तों, आर्मेचर में जो विकसित यांत्रिक शक्ति होती है ना, वो तो बैक ईएमएफ और आर्मेचर धारा के गुणनफल के बराबर होती है, लेकिन इसमें आर्मेचर में डेवलप टॉर्क के बारे में पूछा है। तो जो उत्पन्न टॉर्क होता है ना दोस्तों, उसका फॉर्मूला होता है IHP इंटू, BHP तो सॉफ्ट टॉर्क वाला होता है, IHP इंटू 60 इंटू 735.5 बटे 2πn। अब जब IHP ना दे रखा हो ना तो आपके पास दूसरा ऑप्शन, और वैसे जो IHP है वो EB इंटू IA के बराबर होती है, लेकिन दूसरा ऑप्शन एक और भी था और वो था वाट इंटू 60 बटे 2πn। भी जब HP नहीं हो तो आप क्या करें, सीधा सीधा 735 से मल्टीप्लाई ना करें वाट। लेकिन यहाँ पर वाट जो है वो कौन सा है? VT इंटू IL वाला नहीं। कौन सा? 220 वोल्ट और 40 एम्पियर वाला नहीं। यहाँ पर वाट जो है वो EB इंटू IA वाला चाहिए, बैक ईएमएफ और आर्मेचर करंट वाला। अब देखो, सीरीज मोटर है तो आर्मेचर करंट तो 40 एम्पियर ही होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बैक ईएमएफ देखो 220 वोल्ट नहीं होगा। कितना होगा फिर? बैक ईएमएफ ज्ञात करने के लिए आपको आर्मेचर का ड्रॉप, सीरीज फील्ड का ड्रॉप माइनस करना पड़ेगा 220 वोल्ट में से। आर्मेचर में कितना ड्रॉप होगा? 40 इंटू 0.2 करेंगे तो 8 वोल्ट। सीरीज फील्ड पर कितना होगा? 40 इंटू 0 पॉइंट करेंगे तो 4 वोल्ट। 12 वोल्ट माइनस करेंगे तो 208 वोल्ट आएगा। ठीक है, बैक ईएमएफ कितना आया? 208 वोल्ट। तो 208 इंटू 40 EB इंटू IA, ये उत्पन्न यांत्रिक शक्ति के बराबर हो गया। किसके बराबर? IHP के बराबर, इंटू 60, और इसमें 2π और n का भाग देना है। n है 800 आरपीएम। बस इस कैलकुलेशन को स्क्रीनशॉट आप ले लो फटाफट से और इसको सोल्व करके मिलान करना।
जो आंसर अपना है वो 99.3 न्यूटन मीटर ही आएगा। कहीं कोई डाउट नहीं है इस क्वेश्चन में, लेकिन लंबा चौड़ा क्वेश्चन है। वैसे दोस्तों इस तरह का होना नहीं चाहिए था। एम्पियर किसकी इकाई है तो शायद बताने की ज़रूरत नहीं है, धारा की इकाई है। और इस तरह के क्वेश्चन पर अपन ज़्यादा टाइम देंगे भी नहीं, क्योंकि पेपर में और क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको बहुत ज़्यादा टाइम की ज़रूरत पड़ेगी। देखो 3 फेज 50 हर्ट्ज 11 केवी 550 वोल्ट डेल्टा स्टार 300 केवीए कोर टाइप ट्रांसफार्मर है, जिसमें फ्लक्स 0.05 वेबर है। प्रति टर्न ईएमएफ की गणना करें। साथियों ट्रांसफार्मर वाइंडिंग में समीकरण आपको याद होगी ना, 4.44 × 5Fn। तो ये जो n होता है ना, ये उन टर्नों की संख्या का ही होता है। प्रति टर्न का मतलब होता है 1। तो यहाँ पर आप टर्न की संख्या से या तो मल्टीप्लाई कर देना या फिर कुछ भी मत लिखो, 4.445F इतना कर दो। ये एक टर्न का ईएमएफ ही होता है। सिंपल सी बात है। टर्न की संख्या यहाँ पर नहीं दे रखी थी, इसलिए अपने जो भी कैलकुलेट करेंगे वो एक टर्न का ही आएगा। तो 4.44 × फ्लक्स 0.05 × फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज। दोस्तों जब कैलकुलेशन करोगे तो आपका आंसर आएगा 11.1 वोल्ट उत्तर आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सीधा सा उत्तर है। दोस्तों ये है वो सबसे बड़ा सवाल जो आपको बहुत कुछ समझाएगा, है ना। देखो छठा सवाल बहुत अलग तरह का सवाल है। डायरेक्ट करंट रिंग में, यानी डीसी करंट है और वो रिंग में चल रही है, लेकिन रिंग नहीं क्यू टाइप आकृति में चल रहा है। क्यू टाइप का मतलब समझते हो क्या, किसी भी तरफ से ब्रांच के लिए करंट की वैल्यूएशन आ सकती है, ठीक है ना। हाँ, तो डीसी करंट है और एक रिंग टाइप में चल रही है, जहाँ 400 वोल्ट सप्लाई वोल्टेज है पॉइंट ए पर। बी पर 500 मीटर की दूरी पर 150 एम्पियर का भार। सी पर बी से 300 मीटर दूरी पर 200 एम्पियर का भार। ए से लेकर के सी तक की बीच की दूरी, यानी ये जो है ये 700 मीटर की है। मेंस में कंडक्टर का प्रतिरोध 0.03 ओम प्रत्येक 1000 मीटर पर है। बी पॉइंट पर वोल्टेज की गणना करें। साथियों सवाल बड़ा लंबा है, चलिए अपन इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि कैसे आया। देखो दोस्तों सबसे पहले हमें इस आई धारा का मान चाहिए होगा और कुछ भी नहीं है। फिर करंट की जो वैल्यू है वो यहाँ तक आई 500 मीटर की दूरी पर, उसके साथ अपन I × R करेंगे, वोल्टेज ड्रॉप आ जाएगा और वो वोल्टेज ड्रॉप अपन 400 वोल्ट में से माइनस करेंगे तो बी पॉइंट का अपने को उत्तर मिल जाएगा। कैसे आएगा देखो मैं बताता हूँ। तो दोस्तों इसको थोड़ा सा आप समझने का प्रयास करें। ये डायरेक्ट डीसी की एक जो बस है वो यहाँ पर मैंने बनाने का प्रयास किया है। मैं आपको एक्सप्लेन करवाना चाहूँगा साथ में थोड़ा सा। तो दोस्तों ये है वो कंप्लीट सॉल्यूशन आपके सामने। चलिए अपन इसको समझने का प्रयास करते हैं। उम्मीद करूँगा सभी को दिखाई दे रहा होगा। देखो सबसे पहले तो क्या करंट कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अपन यहाँ समझते हैं इस छोटे से डायग्राम को। सबसे पहले देखो ये क्या है कि यहाँ से ए पॉइंट स्टार्ट हुआ 400 वोल्ट के लिए, ये बी पॉइंट आ गया, ये सी पॉइंट आ गया। बी पॉइंट पर 150 एम्पियर का करंट, सी पॉइंट पर 200 एम्पियर का करंट आ गया, ठीक है। लेकिन देखो ये ए से बी तक की जो अपन को 500 मीटर दूरी दी थी ना, उसका रेजिस्टेंस अपन ने साथ में लिख लिया। कितना आएगा 0.015 ओम। क्यों? क्योंकि 0.03 ओम जो रेजिस्टेंस है वो 1000 मीटर पर था, तो 500 मीटर पर कितना हो जाएगा 0.015 ओम। तो ये अपन ने दूरी के अनुसार साथ में लिख लिया। आप इसको अलग से समझने का प्रयास करें और 0.009 आ जाएगा उसका जो आगे 300 मीटर दूरी थी, और जो 700 मीटर दूरी है वो 0.021 ये आ जाएगा नेक्स्ट 700 मीटर दूरी का रेजिस्टेंस, ठीक है। लेकिन हमें तो आगे वाले रेजिस्टेंस को वैसे ध्यान में ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं। अब देखो दोस्तों होता क्या है कि ये जो 400 वोल्ट है ना, ये इस करंट के वोल्टेज ड्रॉप और सबके योग के बराबर होना चाहिए कि नहीं, यही मेन चीज़ है आप सबके लिए समझने वाली जो बात है ना वो यहाँ पर है। थोड़ा सा मैं इसको जूम करके दिखा देना चाहूँगा एक बार आपको। तो ये देखिए दोस्तों सबसे पहले ये वाली चीज़ जिसकी अपन बात कर रहे थे, ये अपना कंप्लीट वो एक बस अपन ने इसको समझ लिया, ठीक है। अब देखो ध्यान से इसकी समीकरण कैसे बनाई है अपन ने। दोस्तों समीकरण इस तरह से बनी है कि जो 400 वोल्ट यहाँ पर था वो I × R के बराबर होना चाहिए ना, तो जो अपने 0.015 रेजिस्टेंस है उसको I से मल्टीप्लाई कर दिया,
फिर दूसरा I इंटू आर कर दिया, फिर R इंटू आई कर दिया अपन ने, और लास्ट में पॉइंट ए फिर से आ गया तो 400 वोल्ट सप्लाई होगी, क्योंकि डीसी का है ना और रिंग टाइप में बन रहा है तो 400 वोल्ट फिर अपने सामने आया। ये 400 से 400 कटेगा और ये आपके सामने समीकरण है। थोड़ा सा सवाल बड़ा हो जाएगा लेकिन समझने का प्रयास करें। जो धारा है यानी करंट जो है दोस्तों वो निकल कर आएगा 193.3 एम्पियर। कितना आएगा दोस्तों? 193.3 एम्पियर जो है वो करंट आ जाएगा। अब देखो दोस्तों, जब धारा की वैल्यू अपने पास आ गई ये वाली करंट और यहाँ का रेजिस्टेंस अपने पास आ गया, तो ए से लेकर बी तक 500 मीटर दूरी पर जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ वो हम निकाल सकते हैं और वो इस 400 वोल्ट में से माइनस कर देंगे। लेकिन एक चीज़ आपको यहाँ पर और समझनी पड़ेगी दोस्तों। वो क्या समझनी पड़ेगी कि ये जो बस है वो डीसी की बस है दोस्तों, इसलिए आपको क्या करना है, दोनों तारों की वोल्टेज ड्रॉप मानकर चलना पड़ेगा। इसने एक ही तार का दिया है, दो की यहाँ पर कोई डिटेल नहीं थी, तो 2 इंटू आई इंटू आर आपको यहाँ पर करना है। ये फॉर्मूला आपके सामने रहा। तो 2 इंटू 193.3 एम्पियर जो करंट आया वो, और 0.015 ओम जो रेजिस्टेंस आया वो, जब आप कैलकुलेशन करोगे तो ये जो आपका वोल्टेज ड्रॉप आएगा, ये वोल्टेज ड्रॉप लगभग कितना आएगा, 5.8 के करीब आएगा दोस्तों। तो 400 में से जब आप इस 5.8 को माइनस करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 394.2 वोल्ट उत्तर आ जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करूंगा कि इस क्वेश्चन का आपको बेटर समझ में हो सकता है आया होगा। कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। देखिए अगला सवाल, ये तो साधारण सा ही है जिसके बारे में मैं पहले भी चर्चा कर चुका। ये कहता है कि 250 वोल्ट और 3000 वोल्ट 50 हर्ट्ज वाला सिंगल फेज ट्रांसफार्मर जिसमें अधिकतम फ्लक्स घनत्व 1.12 वेबर प्रति वर्ग मीटर है, ईएमएफ प्रति टर्न 8 वोल्ट है, सेकेंडरी टर्न की गणना करो। दोस्तों कुछ भी करने की ज़रूरत ही नहीं है, बहुत साधारण सा दे दिया। प्रति टर्न 8 वोल्ट का मतलब क्या हुआ कि जब 8 वोल्ट होते हैं तो 1 टर्न होता है, तो 1 वोल्ट होगा तो कितने हो जाएगा, 1/8 टर्न। सेकेंडरी की वोल्टेज देखो यहाँ पर स्पष्ट दे रखी है 3000, यानी 1/8 इंटू 3000 कर देना, उत्तर आ जाएगा 375 टर्न। सेकेंडरी वाइंडिंग के टर्न आ जाएंगे। अगर प्राइमरी का पूछा होता तो 1/8 इंटू 250 कर देते दोस्तों, उत्तर आ जाता। सवाल बहुत सिंपल सा है। मापी उपकरणों में विक्षेपक टॉर्क के विपरीत दिशा में जो बल लगता है उसको कंट्रोलिंग टॉर्क कहते हैं। दोनों की आपसी प्रतिक्रिया के फलस्वरूप जो डेफ्लेक्शन दोलन उत्पन्न होता है उसको समाप्त करने के लिए डैम्पिंग यानी अवमंदक बल लगाया जाता है। एक डीसी मोटर में जो आर्मेचर को हम वोल्टेज देते हैं वो किसके बराबर होती है, तो डीसी मोटर में जो वोल्टेज होती है वो बैक ईएमएफ और आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप के योग के बराबर होती है। यानी वो बैक ईएमएफ को कंट्रोल करने में और आर्मेचर में जो ओमिक ड्रॉप होता है उनकी पूर्ति करने में काम आती है। इंटीग्रेटेड इक्विपमेंट पूछा है दोस्तों। इंटीग्रेटिंग प्रकार का जो इक्विपमेंट है वो KWH मीटर होता है, एनर्जी मीटर होता है, एम्पियर आवर या वाट आवर मीटर बोल सकते हैं। एम्पियर मीटर, वोल्ट मीटर और वाट मीटर, ये जो तीनों मीटर है दोस्तों ये सूचक मापी प्रकार के यंत्र होते हैं, इंडिकेटिंग प्रकार के इंस्ट्रूमेंट होते हैं। आगे देखो पूछा है कि ये कौन सा बुलियन फंक्शन को संकेत करता है। दोस्तों बड़ा साधारण सा बुलियन फंक्शन है। एक बार आप ए को भूल जाइए, बी और सी को अगर अपन देखें तो ये किसके जैसा है दोस्तों, ये और गेट के जैसा है। तो बी और सी का एक निकल करके आया, लेकिन अब अगर अपन ध्यान से देखें तो ए जो है वो इनके सीरीज में है, तो बी और सी के बदले हमें एक मिल जाएगा जो भी मिलेगा, लेकिन ए इनके श्रेणी क्रम में है, यानी अब इनका बिहेव एंड गेट के जैसा हो गया। तो ए इंटू बी प्लस सी के बराबर ये हो जाएगा। ए उत्तर अपना यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। अगला सवाल पूछा कि धातु की सतह पर आने वाली प्रकाश ऊर्जा धातु के भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करने में, उन्हें सतह तक छोड़ने में सक्षम बनाती है। ये कौन है, तो इसको फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन बोलते हैं दोस्तों। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के नाम से जाना जाता है। अल्फा देकर के बीटा का मान पूछा है, तो बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा बटे, जब बीटा कैलकुलेट करनी हो तो 1 प्लस अल्फा होता है, यानी 49/50 करेंगे कैलकुलेशन करके उत्तर का मिलान करना, 0.98 आपका उत्तर आ जाएगा। अगला है कि जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के संदर्भ में गलत कथन कौन सा है। पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, यूनिपोलर है ना डिवाइस है, जबकि इसने दे दिया कि द्विध्रुवीय ट्रांजिस्टर है, यानी बाईपोलर वाला ट्रांजिस्टर दे दिया, जबकि इसे FET यूनिपोलर डिवाइस है। यूनिपोलर बाईपोलर का मतलब है धारा का प्रवाह
किसकी वजह से होता है? होल और मुक्त इलेक्ट्रॉन दोनों के कारण हो तो वो बाईपोलर है, और या होल या मुक्त इलेक्ट्रॉन दोनों में से किसी एक के कारण हो तो वो यूनिपोलर है। तो JFET जो है वो यूनिपोलर डिवाइस है, वोल्टेज कंट्रोल भी है। और 3 फेज इंडक्शन मोटर का परिणामी फ्लक्स सिंगल फेज वाले से कितना मैक्सिमम होता है? तो √3 अधिक होता है। √3 का मान 1.414 होता है, यानी लगभग 1.5 गुना के करीब होता है। अगला सवाल है, दिए गए फ्लिप फ्लॉप का लॉजिक बिहेव कैसा है? लॉजिक बिहेव जो दोस्तों इसका है वो वास्तव में टी फ्लिप फ्लॉप के जैसा है। इस पर थोड़ा सा आपको डीपली जाना पड़ेगा, ऐसे थ्योरेटिकल इसको आप नहीं समझ पाओगे, तो इसको आपको डीपली फ्लिप फ्लॉप के सर्किट में जाना होगा। नेक्स्ट है कि दहनशील दीवार में, यानी दीवार ऐसी है जो आग से जल सकती है, तो उसका आउटलेट बॉक्स जो है वो कैसा जुड़ा होना चाहिए? वह तैयार दीवार की सतह के साथ फ्लश तय हो, यानी वो जो दीवार अपन ने तैयार की थी अलग से, उसके साथ उसके फ्लश पर बाहरी तरीके से लगाया जाना चाहिए। दोस्तों अगला सवाल है, और थोड़ा सा ये भी लंबा सवाल होगा, इसको आपको साइन वेव की समीकरण से समझना होगा। सवाल है कि 60 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी वाली AC का धारा का अधिकतम मान 120 एम्पियर है। 1/720 सेकंड के बाद इसका तात्कालिक मान कितना होगा? इंस्टेंट वैल्यू पूछिए दोस्तों इसके लिए। देखिए साथियों, क्या करना होगा, सबसे पहले आपको करंट मैक्सिमम की समीकरण याद होनी चाहिए। और I के लिए जो समीकरण होती है वो कैसे बनती है दोस्तों? वोल्टेज की हो या करंट की बात एक ही है, तो जो फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है कि I मैक्सिमम, वोल्टेज मैक्सिमम भी हो सकता है कोई बात नहीं, sin ωt होता है। ठीक है, अब देखो दोस्तों, I मैक्सिमम का मान दिया हुआ है, ओमेगा जो है दोस्तों वो 2πf के बराबर होता है। हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, पाई की वैल्यू अपन जानते हैं, फिर भी ना भी रखें तो चलेगा यहाँ पर, और रखना भी नहीं है। यहाँ पर पाई को रेडियन में लेना है, 180 डिग्री को। और टाइम देखिए हमें दिया है 1/720 सेकंड का, लेकिन इसको कैसे करना है इस पर भी मैं बात करूँगा। देखो समीकरण को सबसे पहले कैसे बनाएंगे, समीकरण बनेगी 120 मैक्सिमम जो मान दिया हुआ है, साइन है ना, I मैक्सिमम साइन लिखना था, I मैक्सिमम की जगह 120 आ गया, साइन की जगह साइन आ गया। ओमेगा की जगह अपन लिखेंगे 2πf, f देखो कितना दिया हुआ है 60 हर्ट्ज, तो 60 को 2 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो 120 पाई बनता है। तो यहाँ पर मैं 120 पाई लिखना चाहूँगा। समीकरण क्या बनी ध्यान से देखना, 120 साइन 120 पाई t, इतनी दूर अपनी समीकरण हो गई। अब देखो दोस्तों क्या है कि ये 1/720 सेकंड के बाद पूछ रहा है, लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि जब ये 120 एम्पियर जा रही है करंट अपने शिखर मान पर, तो इसके आधे समय का वैल्यू कितना था इसको भी नोट करना होता है। यानी 1/120 जो है ये आपको इसमें 1/720 में जोड़नी होगी, तो ये आपका टोटल इसके लिए जो टाइमिंग होगी वो समय कहलाएगा, वो टाइम आपका यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो 1/120 यानी आधा समय इसके लिए लिया आपने, और 1/720 सेकंड के बाद आपको कैलकुलेट करना था। इसको जब जोड़ेंगे तो ये आएगा 7/720 सेकंड। तो ये रखेंगे हम टाइम की जगह। देखो समीकरण क्या थी, 120 साइन 120 पाई टाइम, टाइम की जगह कितना आ गया 720, पाई की जगह रखेंगे 180 डिग्री। ठीक है दोस्तों, 180 को 720 से आप जब कैलकुलेट करेंगे तो 4 आएगा, और 4 का भाग 120 में देंगे तो 30 आएगा, 30 को 70 से करेंगे तो 210, यानी 120 साइन 210 डिग्री आ गया। दोस्तों क्या करना होगा, 120 की जगह 120 रखिए, साइन 210 डिग्री का मान रखिए। साथियों साइन 210 डिग्री का मान जो है वो -0.5 होता है। 120 को 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 60 उत्तर आएगा, और माइनस का है तो -60 एम्पियर उत्तर आ जाएगा। अब दोस्तों इसमें माइनस तो दिया नहीं था, केवल प्लस दिया है, तो हम भी क्या करेंगे प्लस वाले ऑप्शन तक ही सीमित रहेंगे और 60 एम्पियर इसका उत्तर कर देंगे। अगला सवाल पूछा, बेस में सप्लाई वोल्टेज बताइए जहां ट्रांजिस्टर सैचुरेट हो और बीटा 200 हो। देखो भाई, कलेक्टर की वोल्टेज और रेजिस्टेंस दे रखा है ना, सबसे पहले कलेक्टर की करंट ज्ञात कर लो। I = V/R करेंगे ना, 5 मिली एम्पियर करंट आ जाएगा। 10 वोल्ट दिया हुआ है, 2000 ओम प्रतिरोध दिया हुआ है, 10/2000 करोगे 5 मिली एम्पियर उत्तर आएगा। कलेक्टर करंट आ गई ना, ठीक है। अब देखो हम क्या कर सकते हैं, कलेक्टर करंट के बाद में फॉर्मूला देखो, बीटा करंट जो होती है ना वो होती है कलेक्टर करंट और बेस करंट का अनुपात, राइट।
हमें बीटा दिया हुआ है, कलेक्टर करंट दिया हुआ है, तो बेस करंट निकाल सकते हैं ना। बेस करंट ज्ञात करेंगे तो कलेक्टर करंट बट्टे बीटा हो जाएगा। कलेक्टर करंट कितनी है 5 मिली एम्पियर, एक बार मिली रख लो कोई बात नहीं। बीटा कितना है 200, 5/200 को जब आप हल करेंगे तो उत्तर आएगा 0.025 मिली, पहले से ही था 0.025 मिली एम्पियर बेस की करंट आ गई। ध्यान से देखना दोस्तों, हमारे पास बेस का प्रतिरोध दिया हुआ है, बेस की करंट हमने कैलकुलेट कर ली, तो बेस वोल्टेज भी ज्ञात कर सकते हैं। ओम का नियम लगाएंगे, I बराबर V/R। बेस वोल्टेज ज्ञात करनी है, V बराबर I/R करना है, सॉरी। बेस वोल्टेज दिया हुआ है, बेस करंट और बेस का रेजिस्टेंस देखो आपके सामने है। बेस की करंट कितनी आई 0.025 मिली एम्पियर, मिली बोले तो 10⁻³ रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है 50 किलो ओम, किलो बोले तो 10⁻³ +3 से -3 घट जाएगा। 50 को जब आप 0.025 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों उत्तर आएगा 1.25 वोल्ट। कितना 1.25 वोल्ट आएगा, जो कि यहाँ पर कोई स्पष्ट ऑप्शन है नहीं, और इन्होंने 1.95 वाले ऑप्शन को बिल्कुल सही किया है। ठीक है दोस्तों, तो ये ही करवाएंगे आज दोस्तों 19 क्वेश्चन। जैसे ही आगे के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन मिलेगा आप तक वो भी पहुंचा दिए जाएंगे। कमेंट करके हमें ज़रूर बताना कि आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन कैसे लगे, क्या आपको क्वेश्चन पसंद आए, क्वेश्चन समझ आए। लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों को इसे फॉरवर्ड ज़रूर करना।